सच्चे दरबार की। आने वाले युग एक शिष्य को कैसे याद करेंगे, इस संबंध में महाराज जी ने एक बार बहुत सुंदर प्रेरणा दी। महाराज जी ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे विज्ञान जगत में बहुत ख्याति मिली, वो सन 1879 में पैदा हुआ और 1955 तक जिया। इतना कहकर महाराज जी ने पूछा, अच्छा यह बताओ कि आइंस्टाइन को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने में किसका ज़्यादा महत्व है, जिस सन में वो आया या जिस सन में वो गया? हमें दुविधा में देख महाराज जी ने कहा, ना आने का सन इम्पोर्टेंट है ना जाने का, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसने इन दोनों के बीच के रिक्त स्थान को कैसे भरा। महाराज जी ने कहा, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी ईयर्स यू लिव, वॉट मैटर्स मोस्ट इज हाउ यू लिव दोज ईयर्स। कि एक शिष्य के लिए यह मायने नहीं रखता कि वो कितना जिया, मायने यह रखता है कि वो जितना जिया कैसे जिया। आज के समय में हमें महाराज जी के इन शब्दों को और भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक मोड़ पर हम किस दिशा का चयन करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, इस पर हमारे शिष्यत्व की सारी कहानी निर्भर करती है। हमारा एक एक निर्णय यह निर्धारित करता है कि शिष्यत्व की डगर पर हम निखर जाएंगे या बिखर जाएंगे। चलिए आज आपकी निर्णय शक्ति यानी डिसीजन मेकिंग स्किल को जांचते हैं कि आप अपने निर्णय कितनी स्फूर्ति और समझदारी से लेते हैं। हम आपसे कुछ शब्द कहेंगे और आपको उसे ध्यान से सुनना है। यदि वह रंग का नाम होगा तो आपको अपनी गर्दन इस ओर मोड़ लेनी है, और यदि वह फल का नाम होगा तो आपको अपनी गर्दन इस ओर मोड़ लेनी है। फिर से सुन लीजिए, यदि रंग का नाम बोला जाएगा तो मुख इस ओर, और यदि फल का नाम बोला जाएगा तो मुख इस ओर। तो तैयार हो जाइए, गर्दन बिल्कुल सीधी, ध्यान से सुनिएगा और सोच समझकर दाएं या बाएं मुड़ने का निर्णय लीजिएगा। शुरू करते हैं। शब्द है नारंगी या ऑरेंज। क्या हुआ? दुविधा में फंस गए? दाएं देखें या बाएं, समझ नहीं आया ना? साधकों सावधान हो जाइए, क्योंकि भक्ति की यात्रा में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो भी हमारे लिए दुविधाओं का बवंडर लेकर आ रहा है। हमें दाएं या बाएं के चक्कर में उलझाने के लिए आ रहा है। एक तरफ विरोधी शक्तियों की पुरजोर कोशिश है हमारे विश्वास को लुढ़का देने की, और दूसरी तरफ मन के भीतर उथल पुथल से पैदा होने वाली निराशा और अधीरता की फिसलन। चाहे बाहर के विरोधी स्वर हो या भीतर की बगावती आवाजें, मकसद दोनों का एक है कि हम गुरु मार्ग को, गुरु पथ को छोड़ दें, हम मिशन से टूट जाएं। इसलिए दोनों दिशाओं से सावधान रहिएगा। याद है ना महाराज जी ने क्या समझाया है? एक तरफ गहरी खाई है, उससे कदम बचाने हैं, और दूसरी ओर फिसलने हैं, भरपूर ढलाने हैं। इसलिए ना दाएं देखना है ना बाएं, बल्कि यहाँ देखना है जहाँ हमारा लक्ष्य है, जहाँ गुरु महाराज जी हैं। वैसे एक बार अपने अंदर भी झांक कर चेक कर लीजिए, कहीं ये दाएं बाएं के उलझाने वाले वायरस का कोई खतरा तो नहीं है ना? क्योंकि महाराज जी की समाधि के बाद से ये दाईं और बाईं तरफ ने हमें भटकाने की कोशिशें और तेज कर दी हैं, और जो सावधान नहीं हैं वो दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक यूथ वॉलंटियर मिला, काफी समय से भवन में सेवा करता रहा है, लेकिन कुछ साधना की कमी ने काम बिगाड़ा और बाकी की कसर गलत संगति ने पूरी कर दी। उन लोगों की जो गुरु को साधारण मनुष्य समझने का ब्लंडर करते हैं। परिणाम
ये दाएं और बाएं का शिकार हो गए। जहां पहले मिशन में समर्पित होने तक के भाव अंकुरित हो चुके थे, वहां अब मिशन को छोड़ देने के विचार पनपने लगे। उस दिन बेहद विस्फोटक शैली में एक स्वर में आकर बोलते चले गए, कहने लगे, अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत सेवा वेवा कर ली, संसार में कितना कुछ है हासिल करने को। वैसे भी जब से महाराज जी ने समाधि ली है तब से सब अपनी मनमर्जी ही तो कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी कौन सा किसी को देख रहे हैं। और ज्यादा ही है तो मैं समझदारी इसी में समझता हूँ कि जब महाराज जी आएंगे तब वापस लौट आऊंगा, लेकिन तब तक जरा दुनिया की चकाचौंध का आनंद ले लूं। थोड़ा एंजॉयमेंट और फन भी तो होना चाहिए जिंदगी में। हमने कहा, आप जिस फन की बात कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपके इस फन शब्द की उत्पत्ति जहां से हुई है, उसका मतलब होता है टू मेक फूल ऑफ योर सेल्फ, यानी अपने आप को मूर्ख बनाना। और आप इसे ही प्रूव करने के लिए चल रहे हैं। प्रमाण चाहिए तो सुनिए अपने निराधार प्रश्नों के सीधे और स्पष्ट जवाब। आप कहते हैं कि यहाँ रहकर क्या मिलेगा, संसार में कितना कुछ है हासिल करने को, इसलिए समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि अपनी समझदारी को जरा एक बार अच्छे से जरूर परख लीजिएगा, कहीं लाभ की जगह हानि हाथ ना लग जाए। जैसे एक बार एक वर्कशॉप हो रही थी। वर्कशॉप के अंत में फैसिलिटेटर ने सब पार्टिसिपेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट की। बोला, आप सब पार्टिसिपेंट्स को हमारी कंपनी की तरफ से एक विशेष गिफ्ट दिया जा रहा है। हॉल के बाहर हर पार्टिसिपेंट के नाम से 2 मूर्तियां रखी हैं, एक राम की, दूसरी रावण की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप दोनों में से एक मूर्ति को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। दोनों मूर्तियां बाहर से एक जैसी दिखती हैं, लेकिन रावण की मूर्ति अंदर से प्योर चांदी की बनी है। यूं तो वर्कशॉप मॉरल्स और वैल्यूज पर थी, लेकिन हॉल के बाहर जाने तक सबके मन फिसल चुके थे। रावण की मूर्ति उठाते हुए सब मन ही मन सोच रहे थे, कोई ना समझ ही होगा जो राम की मूर्ति लेगा। फैसिलिटेटर हॉल के दरवाजे पर खड़ा हुआ सबको देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, अरे एक बार यह तो पूछ लेते कि राम की मूर्ति अंदर से किससे बनी है, तो शायद चांदी की जगह 24 कैरेट गोल्ड का लाभ ले लेते। इसलिए आप भी चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसे ही गलती आप भी ना कर रहे हो भगवान को छोड़कर। आप कहते हैं कि जब से महाराज जी ने समाधि ली है सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं क्योंकि महाराज जी किसी को नहीं देख रहे। हंसी आती है हमें आपका यह तर्क सुनकर, क्योंकि आपने बिल्कुल उस स्कूल के नासमझ बच्चे की तरह बात कर दी जो एक बार लंच टाइम में मेस में अपने और क्लासमेट्स के साथ लाइन में लगा हुआ था। लंच टेबल के जिस कॉर्नर से लाइन शुरू होती थी वहां पर कुकीज रखी थी। टीचर ने साथ में एक नोट लिखकर रखा हुआ था कि प्रत्येक छात्र केवल एक ही ले, भगवान देख रहा है। बच्चे ने जब यह नोट पढ़ा तो बड़ी शालीनता से एक कुकी उठाकर अपनी प्लेट में रख ली। चलते चलते जब लाइन का दूसरा एंड आया, लंच टेबल का दूसरा कॉर्नर आया, तो वहां चॉकलेट्स रखी थी। बच्चे ने जब चॉकलेट्स देखी तो अपनी जेब से पेन निकालकर वहां दूसरा नोट लिखकर रख दिया। उसने लिखा, जितना मन करे उतनी चॉकलेट्स ले लो, डरो नहीं, क्योंकि भगवान कुकीज देखने में व्यस्त हैं। आप भी ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि महाराज जी हमें नहीं देख रहे। महाराज जी की भी दृष्टि एक एक पर है। कर्म तो छोड़िए, मन में उठने वाले एक एक विचार से भी वो भली भांति परिचित हैं। इस दरबार में मन मर्जी का कोई स्थान नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुरु आज्ञा का संविधान माननीय है। जो मन मर्जी करेगा वो टिक नहीं पाएगा, जो उनकी रजा में रहेगा उसे पद से कोई डिगा नहीं पाएगा। आप कहते हैं कि इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि महाराज जी नहीं आएंगे, लेकिन हम आपसे इसके बदले में एक सवाल पूछते हैं। आप बताइए, अंग्रेजी शब्द पेशेंट का क्या मतलब होता है?
तब वो यूथ वॉलंटियर बोला, पेशेंट मतलब रोगी। हमने कहा बिल्कुल सही, आपको सबसे पहले यही अर्थ सूझना चाहिए था, क्योंकि आपकी मानसिकता में भी सचमुच रुग्णता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पेशेंट का एक मतलब धैर्यशील होना भी होता है, जिसकी परिभाषा शायद आप नहीं जानते। हम बताते हैं कि धैर्य, इंतजार, विश्वास कहते किसे हैं। ग्रीस के हिस्टोरिकल लिटरेचर की एक कहानी आज भी बेहद सराहनीय है। डेमन और पाइथियस नाम के दो मित्र थे। उस समय वहां राजा डायनिशियस का शासन था, जो बेहद क्रूर और अत्याचारी शासक था। जब पाइथियस ने जनमानस पर होते अत्याचारों को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने राजा के विरुद्ध आवाज उठा दी। राजा ने आक्रोश में आकर पाइथियस को गिरफ्तार करवा लिया और उसका सर कटवाने के हुक्म दे दिए। तब पाइथियस ने आग्रह किया कि वो एक बार अपनी माँ से मिलकर आना चाहता है। राजा जोर से हंसा, बोला, मूर्ख समझते हो मुझे? तुम कहोगे और मैं मान लूंगा कि तुम यहां से जाकर वापस आओगे, वो भी सर कटवाने के लिए। इससे पहले पाइथियस कुछ कहता, उसके मित्र डेमन ने आगे बढ़कर कहा, जब तक पाइथियस नहीं लौटेगा उसके स्थान पर मैं तुम्हारी कैद में रहूंगा। राजा ने डेमन की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, तूने तो मूर्खता की सारी सीमाएं लांघ दी। जानता है ना, अगर तेरा ये मित्र नहीं आया तो उसके स्थान पर तेरा सर कटेगा। डेमन बोला, यह मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं अपने मित्र के लिए जान दे सकूं। पाइथियस ने डेमन को गले से लगा लिया और बोला, मित्र, मैं जानता हूं मुझे तुम्हें यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। इतना कहकर पाइथियस चला गया। दिन बीतते गए। आखिरकार सर कलम करने का निर्धारित दिन आ गया, लेकिन पाइथियस नहीं आया। डेमन का सर काटने के लिए एक बड़े से मैदान में तैयारियां की गईं। भीड़ की भीड़ उमड़ आई, सबकी सांसें अटकी हुई थीं। राजा ने कटाक्ष किया, दे दिया ना मित्र ने धोखा, नहीं आया ना लौटकर। डेमन ने कुछ नहीं कहा। उसे वेदी पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जल्लाद ने अपना फरसा उठाया और डेमन की गर्दन को, इससे पहले वो डेमन की गर्दन को छूता, पीछे से पाइथियस की जोर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूं, डेमन को मत मारो, मैं आ गया हूं। और वो दौड़ता हुआ आया। डेमन को पीछे करके उसने अपने बाहों में उसे समेट लिया। कहा, मित्र, मुझे क्षमा करना, आने में जरा सा विलंब हुआ, क्योंकि जिस जहाज में मैं आ रहा था उसे आक्रांताओं ने घेर लिया, जिस कारण उनका सामना करने में थोड़ा समय लगा और मैं जितनी जल्दी हो सका लौट आया। सब हतप्रभ खड़े यह दृश्य देख रहे थे। आज एक अजब मित्रता की गाथा उनकी आंखों के सामने घटी थी। सबकी आंखें नम थी, यहाँ तक कि राजा की भी। उसका पाषाण हृदय भी विश्वास और इंतजार की ऐसी पराकाष्ठा को देखकर पिघल चुका था और उसने दोनों मित्रों को स्वतंत्र कर दिया। यह तो संसार के दो साधारण मित्रों की कहानी है। फिर हमें तो मैत्री का सौभाग्य मिला है। वो जो सर्वशक्तिमान है, जो किसी परिस्थिति के अधीन नहीं और जिनका एक एक वचन ब्रह्म सत्य है। फिर जब महाराज जी ने ये कहा है कि वे अवश्य आएंगे, तो हम इंतजार करने से पीछे क्यों हटें? और उनका इंतजार करने तक हमें जितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, इसमें डर कैसा? आप कहते हैं कि जब महाराज जी आएंगे तब फिर से वापस लौट आएंगे, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि तब आपका नाम जानते हैं कौन सी लिस्ट में शामिल होगा? ई कमिंग्स एक बहुत जाने माने लेखक और कवि हुए हैं। कमिंग्स ने शुरुआती दौर में अपनी 70 कविताओं को संकलित करके एक पुस्तक बनाई और उसे छपवाने के लिए बहुत से पब्लिशर्स को अप्रोच किया, लेकिन एक भी पब्लिशर ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में कमिंग्स की मां ने उन्हें फंड्स प्रोवाइड किए और बुक छपी। जब बुक छपकर लोगों के हाथों में गई तो सबने कमिंग्स की कविताओं की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन उन्हें कविताओं के साथ
किताब की शुरुआत में एक बड़ा विचित्र सा मैसेज पढ़ने को मिला। आपने बुक्स में देखा होगा, स्टार्टिंग के पेजेस में आभार प्रकट करने के लिए लिखा होता है डेडिकेटेड टू या विद हार्टिएस्ट थैंक्स टू। लेकिन कमिंग की पुस्तक में शुरू में लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में विद नो थैंक्स टू, और उसके नीचे उन सब पब्लिशर्स की सूची थी जिन्होंने उसके प्रस्ताव को ठुकराया था। इसी तरह आने वाले समय में जब नवयुग का महाकाव्य लिखा जाएगा, तब कहीं ऐसा ना हो कि उसे पढ़ने वालों को शुरू में हमारा भी नाम किसी ऐसी सूची में मिले जिसके ऊपर लिखा हो विद नो थैंक्स टू। एक शिष्य की इससे बड़ी हार और कोई नहीं हो सकती। लेकिन हमारे महाराज जी तो करुणा निधान है। वो तो फिर सबको नवयुग में प्रवेश दे देंगे, चाहे किसी ने उनका साथ दिया या ना दिया। लेकिन एक अफसोस हमारी अंतरात्मा को तब कचोटता रहेगा। आपने सुना है ना वह अनुभव कि ऐसे सभी लोगों को नवयुग में तो प्रवेश मिल गया है, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और पीछे से हाथ बंधे हैं, जिस कारण से ऐसे लोग न तो नवयुग के दिव्य नजारों का आनंद ले सकेंगे और अगर चाहेंगे तो भी उसमें अपना कोई योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए यूं दाएं बाएं में उलझने के कारण आपका मिशन को छोड़कर जाना, ऐसा कोई भी गलत विचार मन में धारण करना सरासर गलत है। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप सचमुच समझदार हैं, विवेकी हैं, तो यही समय है भाग लें। अगर सचमुच आपने महाराज जी की असीम रहमतों को समझा है और उनमें से एक भी याद है, तो इन परीक्षाओं की घड़ियों में आप भाग लें। यही समय है जो आपसे आह्वान कर रहा है कि आप भाग लें। कहीं फिर से दुविधा में तो नहीं उलझ गए ना? सज्जनों, सूत्र इस बार भी यही है कि दाएं या बाएं रुख करके बेमुख होकर मिशन से ना भाग लें, बल्कि सामने जहां हमारा लक्ष्य है उन्हें पाने के लिए उनके मिशन में भाग लें, उनके यज्ञ में सम्मिलित हों और उनके मिशन में भाग लेकर अपना भाग्य युगों युगों के लिए संवार लें। चाणक्य नीति का एक सूत्र कहता है, जब युग का अंत होगा तब मेरु पर्वत दिख जाएगा, जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु अपने आध्यात्मिक मार्ग से कभी नहीं डिगेगा। जब से महाराज जी ने समाधि धारण की है, तब से इस मंच से प्रत्येक भंडारे में अनेकों प्रेरणाएं बहाई गई हैं, सिर्फ एक उद्देश्य से कि हम गुरु भक्ति के पथ पर अडिग रहें। आज एक बार फिर इस मंच से हम समस्त शिष्य जगत का आह्वान करते हैं और करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपने शिष्यत्व की लाज रखिएगा। भूलकर भी ऐसा कोई कदम मत उठा लीजिएगा जिससे शिष्यत्व पर कोई आंच आए। एक समय था इतिहास में जब वियतनाम जैसे छोटे से देश ने अमेरिका जैसे बलशाली देश को हरा दिया था। तब न्यूज़ रिपोर्टर्स ने बहुत हैरानी से वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा था, सर, आपकी इस विजय के पीछे रहस्य क्या है? तब वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, मैंने भारत के एक महान विभूति से, उसके चरित्र से प्रेरणा ली है। जानते हैं उस चरित्र का नाम क्या है? उस विभूति का नाम क्या है? एक सच्चा गुरु भक्त, एक सच्चा शिष्य जिसने हर गुरु आज्ञा का पालन किया, छत्रपति शिवाजी। जब वियतनाम के विदेश मंत्री उसके बाद भारत के दौरे पर आए, तो उन्होंने भारत की भूमि से मिट्टी को उठाकर अपने बैग में भर लिया। कारण पूछने पर बोले, मैं इस मिट्टी को अपने देश की मिट्टी में जाकर मिला दूंगा ताकि मेरे देश से भी ऐसे महान चरित्र जन्म ले सकें। लेकिन आज आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर यह प्रार्थना है
कि जिस भूमि की मिट्टी को गुरु शिष्यों ने अपने गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण से सींचा है, भूल कर भी कोई ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा कि यह मिट्टी गद्दारी और विश्वासघात के जहर से जहरीली हो जाए, जिसे लोग छूने से भी डरें कि कहीं उनके देश में ऐसे विश्वासघाती लोग ना जन्म ले लें। अभी कुछ समय पहले नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में एक चौंका देने वाली सच्ची घटना छपी। यूएस के येलोस्टोन नेशनल पार्क में आग लगने के कारण वहां का बहुत बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया था। जब फॉरेस्ट रेंजर्स ने वहां का निरीक्षण किया तो उन्हें पत्तों के बीच में एक जड़वत स्थिति में एक चिड़िया मिली। उस चिड़िया को जब जरा सा हिलाया गया तो उसके पंख के नीचे हलचल हुई और पंख के नीचे से 3 छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बाहर निकल कर आए। दरअसल जब आग लगी तो चिड़िया अपने बच्चों को पेड़ पर